अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, मेरे पीछे की वीडियो वाल ये साफ बता सकती है कि आज का विषय क्या है। आखिर कारण क्या है कि ये जो दो सबसे बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के, इनके बयानों में आजकल एक दूसरे के लिए बड़ी तलखी आ गई है और आरोप भी बड़े भीषण लग रहे हैं। 4 जून के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल गई है, तो जो एक थोड़ा झीना पर्दा रहता था बड़े नेताओं के सामने, अब वो भी हट गया है, क्योंकि मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है और स्टेक बहुत बड़ी इन्वॉल्व है। लेकिन इन दिनों जो भाषण शैली है दोनों नेताओं की बदली हुई है और अब निजी अटैक से भी कोई पीछे नहीं हट रहा है। इसका कारण क्या है और इस घमासान के राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, आज चर्चा हम इन्हीं विषयों पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, इन दिनों आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच के जो संवाद हैं वो मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही मीडिया नहीं, राष्ट्रीय मीडिया में भी इनके बयान सुर्खियां बन रहे हैं और दोनों बड़ी लाइमलाइट में हैं। कारण भयानक वाले स्टेटमेंट। आज मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर में अटैक किया और उसके 1 घंटे के बाद जवाब आ गया। तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर में? कहा 12 बजे सो के उठते हैं, अब ये क्या लड़ेंगे हमसे। और दूसरा वो भस्मासुर हैं और तीसरा वो मठाधीश कह रहे हैं, माफिया कहते हैं साधु संतों को, यही संस्कार हैं उनके। और समाजवादी पार्टी दरिंदों की पार्टी है। तो 1 घंटे के बाद जवाब आ गया। कारण क्या है कि इन दोनों नेताओं के बीच की तलखियों की वजह क्या है? क्या ये लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की हार हुई, इस कारण मुख्यमंत्री ने अपनी रणनीति बदल ली है? क्योंकि पहले वो समग्रता में बात करते थे, नाम कम लेते थे, पर वो अब मुखिया भी मतलब वो कहने लगे हैं और उधर से भी अटैक निजी हो रहे हैं। तो ये दोनों तरफ के अटैक निजी होने का कारण चुनाव के परिणाम है और कोई वजह नहीं हो सकती। क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी के निशाने पर केशव प्रसाद मौर्य जो यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो, और दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, ये लोग बहुत निशाने पर रहा करते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि परिणाम के बाद 4 जून के बाद अपोजिशन का अटैक अब मुख्यमंत्री की तरफ हो गया है। यानी उस मोर्चे पर वो अपने को फतेह मान रहे हैं और अब अटैक कहाँ किया है? चीफ मिनिस्टर की तरफ। मुख्यमंत्री भी पहले समाजवादी पार्टी को दूसरे तरह से घेरते थे, कम्युनल मुद्दों पे, हिंदू मुसलमान के मुद्दों पे, डायरेक्ट अटैक्स को थोड़ा अवॉइड करते थे। लेकिन उनकी राजनीतिक रणनीति पूरी तरह बदल गई और ख़ासतौर पर उपचुनावों को में जो 10 सीटें पर उपचुनाव हैं उसको लेकर उनकी आक्रामक रणनीति ये बताती है कि बीजेपी अपने उन मूल मुद्दों पर लौट रही है जिनको लेकर उन्होंने आक्रामकता के साथ विपक्ष का सामना किया था। मिल्कीपुर 3 बार, कटहरी 3 बार और 10 जो विधानसभा सीटें जहाँ पर चुनाव होना है, 1-1, 2-2 बार तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँच चुके हैं। यानी ये 10 सीटें बहुत बड़ी इज्जत की बात है, क्योंकि इसके बाद जो मुकाबला है ना वो फिर सीधे 27 में ही होना है। छोटे मोटे 1-2 होंगे तो होंगे, लेकिन ये जो सबसे बड़ा मुकाबला है ये इन्हीं 10 सीटों का है। बीजेपी को क्या लगता है कि अगर ये 10 सीटों में हम ज़्यादातर छीनने में कामयाब रहे तो ये जो 24 का नैरेटिव सेट हुआ है विपक्ष का, पीडीए का, इसको हम डेंट मारेंगे और अपनी पोजीशन स्ट्रांग करेंगे। अपोजिशन चाहती है कि जो बढ़त बनाई थी ना वो प्लस हो, माइनस ना हो। इसी कारण ये अटैक बढ़े हैं। तो हम आज दोनों बयान आपको सुनाना चाहते हैं, तो जरा सुने और फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। 17 के पहले ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट कुछ अलग तरह से आ रहे हैं।
समाजवादियों ने और खासकर मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस भस्मासुर हैं। देखिए, भस्मासुर दो नहीं हो सकते हैं। बीजेपी अपने भस्मासुर को ढूंढ रही है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को बढ़ाते हैं। दोनों को बयान सुन के तो आप समझ गए होंगे कि मामला कितना सीरियस है, और डिबेट भी वैसे सीरियस ही होगी। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार विनय राय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, और आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो समीर सिंह जी, ये बोली भाषा आजकल बदल गई है, कोई दबाव है आप लोगों के ऊपर की आक्रामकता को और बढ़ाना है? नहीं ब्रजेश जी, बोली भाषा की बात नहीं है। आप देखिए, आपने दोनों लोगों के बयान सुनवाए, और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के। 12 से 17 वो मुख्यमंत्री रहे। 17 में मुख्यमंत्री के चुनाव के समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव से उनके आचरण खराब हुए। उसके पहले अरुण राजभर जी आ चुके हैं जी। उसके पहले भी आप देखिए, वो सनातन का अपमान करते हैं। अखिलेश जी साधु महात्माओं का अपमान करते हैं, काशी विश्वनाथ का अपमान करते हैं, अयोध्या का अपमान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा कि वो साधु महात्मा। मैं 17 की घटना याद दिलाता हूँ। अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हुए बचकाना हरकत कर रहे थे। एक आदमी को गेरुआ वस्त्र पहना के कानपुर की रैली में अपने साथ उन्होंने मंच पर चढ़ाया हुआ था, बगल में खड़ा हुआ था। कहेंगे तो मैं वीडियो और विजुअल भी दे दूंगा। उसके बाद काशी विश्वनाथ का अपमान करना, बराबर मठाधीश और माफिया कहना, कहीं न कहीं शब्द की मर्यादा को तोड़ने का काम अखिलेश यादव ने किया। और यही नहीं किया, कृत्य तो इनके पहले से खराब थे। भाई 12 में मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले अपने पिताजी को पार्टी से निकाले, अपने चाचा को पार्टी से निकाले। क्या क्या किए ये मैं नहीं जानता, इस स्वयं बहस में ही नहीं जानता। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुंडों के सरपरस्त थे, गुंडों और माफियाओं के दम पर सरकार चला रहे थे। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी उन्हीं के सरपरस्ती में सरकार चली थी। और गेस्ट हाउस कांड किसको नहीं याद है, सबको याद है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हम गिना सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा माननीय ब्रजेश जी कि अखिलेश यादव जी दंगाइयों के नेता हैं, अखिलेश यादव जी बलात्कारियों के नेता हैं, अखिलेश यादव जी संतों के अपमान करने वाले नेता हैं, अखिलेश यादव जी अपनी भाषा की मर्यादा रोज खोते हैं और रोज गलत बयानी करते हैं। मैंने एक नहीं, मैं 100 उदाहरण ऐसे दे सकता हूँ जिसमें अखिलेश यादव जी सवेरे कुछ और बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी जैसी भाषा बोल रहे थे। क्या इसको जस्टिफाई करेंगे आप? उन्होंने सही कहा। ये कैसे पता उनको कि 12 बजे सो के उठते हैं? ये कैसे मालूम? अखिलेश जी, उनके घर में क्या होता है आपको कैसे मालूम? 12 बजे सो के नहीं उठते तो कोरोना की वैक्सीन, भाजपा की वैक्सीन न होती, माफियाओं का राज न होता इनकी सरकार में, भ्रष्टाचार की गंगा न बहती इनकी सरकार में, नौजवानों का रोजगार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भेंट न चढ़ता, भ्रष्टाचार की न भेंट चढ़ता, उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडे पुलिस को गोली न मारते। ऐसे मैं 200 उदाहरण गिना सकता हूं। अब मैं कितना गिनाऊं उनकी। अच्छा, अगर 12 उत्तर प्रदेश की जनता एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, निरंतर खारिज एक सवाल लीजिए। अगर 12 बजे सोकर वो उठते हैं और 37 सीट ले आते हैं पार्लियामेंट की, तो मैं तो आपसे कहूंगा आप 1 बजे तक सो। अरे ब्रजेश जी, कहाँ पड़ गए आप चक्कर में? 12 बजे तक सो के इतनी सीटें। कौन सा तीर मार दिया उन्होंने? 37। अरे ब्रजेश जी, यही उत्तर प्रदेश है। 2004 में मुलायम सिंह यादव जी ने 35 सीट लाई थी, और 2007 में विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी हुई और बहुजन समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। 2022 में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के गुंडे, मैं गुंडा कहूंगा,
डीएम की गाड़ी और एडीएम की गाड़ी चेक कर रहे थे, ये कह रहे थे साहब ईवीएम बदला जा रहा, हम तो जीत गए, जश्न मना रहे थे, लोगों को मार रहे थे, लोगों को पीट रहे थे, निर्वाचन आयोग की परिधिति गुंडागर्दी कर रहे थे। और जब 2022 के विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया तो समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी हुई? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, एक कहावत है ब्रजेश जी हमारे यहाँ। अखिलेश यादव को जब लगता है कि हमको सत्ता नहीं मिलने वाली है, अब वो कहीं की रीस कहीं निकाल रहे हैं। अब हरियाणा में उनको कांग्रेस ने पटकनी दे दिया, थैंक यू सर, डिबेट को आगे हरियाणा बढ़ाते में दे दिया, पिछले दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिल गया। तो थैंक यू। छुटभैया नेता चिरकूट उनके और कांग्रेस के बीच होती है, वो पलटवार फिर चले आते हैं भारतीय जनता पार्टी। आईपी सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो भी बीजेपी के बड़े नेता को मठाधीश कहना और इस तरह से तुलना करना माफिया से, क्या ये ठीक बात है? आईपी सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? ब्रजेश जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता क्या बोले हैं, थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम थी, मैं आप सुन नहीं पाया जी, लेकिन मैं आपका सवाल लेता हूं। और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और बीजेपी के ये भस्मासुर हैं। ये ऐसा, मेरे अपने पूरे जीवन में ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा कि जो इतनी निम्न स्तर की भाषा प्रयोग करते हो। शायद आप कोई एक भाषण इनका 5 मिनट का सुना दीजिए जो उत्तर प्रदेश के विकास पर, देश के विकास पर और यहां की योजनाओं पर बोलते हो। इतनी कड़वी भाषा वो बोलते हैं। और गोरक्ष पीठ जो है नाथ संप्रदाय की, उसके वो मठाधीश हैं। जबरिया वो योगी लिखते हैं। उस मठ के रहने वाले लोगों को जोगी कहा जाता था। वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत नहीं हो जाता। और जिस तरह की संतई ये चला रहे हैं, आप बात बात पर कहते हैं कि ठोक दो। उत्तर प्रदेश में ठोक दो की राजनीति चल रही है। आज मैं देखा, एक दिल्ली के एक पत्रकार ने एक जात विशेष के लोगों की एक सूची जारी करी है। कोई भी जिला हो, आधे से ज्यादा जिले में एक जात के लोग बिठाए गए हैं। एसटीएफ में एक जात के लोग बिठाए गए हैं। अयोध्या में एक दलित बेटी, एक छात्रा, 8 भाजपाइयों ने गैंगरेप किया। उस बेटी की एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी। आज मुख्यमंत्री जी आप गए थे, आज अयोध्या, आपसे पूछ रही थी उस छात्रा के घर आप क्यों नहीं गए? लखनऊ के अंदर 15 दिन के अंदर 3 गैंगरेप हुआ। एक मटियारी चौराहे पर हुआ, दूसरा मुख्यमंत्री आवास के 300 मीटर दूरी पर हुआ, और तीसरा बक्सी के तालाब पर हुआ। फर्रुखाबाद में गैंगरेप हुआ, बरेली में गैंगरेप हुआ, बागपत में गैंगरेप हुआ, प्रयागराज में हुआ, बनारस में हुआ, कानपुर में हुआ। हाँ ठीक है, हम समझ गए। मैं देख रहा था प्रतापगढ़ में, वहां की बाजार में अराजकता का ये हाल है। पर आप मुझे बताओ कि बड़े नेताओं की आती नहीं, भाषा में परिवर्तन का कारण क्या है? भेड़िया तलाशने आप कारण क्या है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ज्ञान ही नहीं है। दोनों लोगों की भाषा बदली हुई है। आते हैं, आप उत्तराखंड के निवासी हैं, एक तरफा बोले जा रहे हैं। एक सवाल ले लीजिए, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों को जनता सुनती है, दोनों के लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों वोट हैं उन लोगों के पास। अगर ये दोनों लोग कुछ बोलते हैं ना, तो उसका सोसाइटी में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? सवाल ये तो योगी आदित्यनाथ उर्फ जो है अजय सिंह विज से पूछना चाहिए कि आप इतनी कड़वाहट वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने कड़वाहट तो आपकी बातों में भी झलक रही है। बेईमानी नहीं किए होते, हमारे सांसदों की सर्टिफिकेट न छीने होते तो हम 55+ सीटें उत्तर प्रदेश में जीतते। आज लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत है। अगर हिम्मत है आपके अंदर तो आप मांग करिए केंद्र सरकार से कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव करा दिया जाए। ऐसे तो 2014 में आपसे भी ये डिमांड कर सकते थे, उपचुनाव ही जब नहीं, 73 सीट जीत के आए थे। और ये एक बात और सुन लीजिए, एक बात और मैं बताऊं कि
जिस तरह से पंचायत चुनाव में बहन बेटियों के थैंक यू आईपी सिंह जी, धन्यवाद। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं सर। कभी उत्तर प्रदेश दूसरे चरण में आपको फिर मौका देंगे सर अपनी बात रखने का। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं इस कार्यक्रम में। प्रियंका जी धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि इन दिनों विपक्ष की भाषा बदली हुई है और सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। डाल पात वाली सिचुएशन है। क्या मुद्दों पर बहस नहीं हो सकती? इस तरह के निजी हमले एक दूसरे पर करके क्या मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल के कार्यकाल और बल्कि इस कार्यकाल के 100 दिन की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, माइक ऑन कर लें जी। नहीं आने गो अहेड। भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो पूरी तरह से जनता के सामने आ गया है। इनके जो नेता हैं उनके आगे एक टास्क रखा जाता है कि कौन कितनी अच्छी गालियां दे सकता है, कौन कितने अच्छे तरीके से हिंसा फैला सकता है अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से, कितना ये किसी के बीच में फूट डाल सकते हैं, इस देश की जो एकता है उसको भंग कर सकते हैं। यही एक क्राइटेरिया है जिसके बिहाफ पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में नेता सक्सेसफुल होते हैं। पर हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसी चीज़ों को मोटिवेट कर रही है और लगातार कर भी रही है। आप रवनीत विट्टू का जो है स्टेटमेंट सुनिए, आप तरविंदर मारवा का स्टेटमेंट सुनिए, आप संजय गायकवाड़ का स्टेटमेंट सुनिए। वो राहुल गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कह रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति लगातार पैदल चलकर देश में मोहब्बत की बात करता है, उस व्यक्ति के लिए जो लगातार देश के गरीब, गांव, किसान, महिला, युवा, छोटे छोटे व्यापारी सब। मैडम आपको क्या लगता है कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए, यूपी में कहिए, आप पूरे देश में कहिए, लगातार इस तरह की चीजें आ रही। पर हकीकत क्या है, उत्तर प्रदेश में 2024 के रिजल्ट आप देखिए ना, किस तरह से नफरत हारी है। रायबरेली की बात कर लीजिए आप, नहीं कहीं दूर जाइए, कि नफरत और जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे वो गायब हो गया आज राजनीति से, कहीं नजर नहीं आता। आप लोग और मोहब्बत की दुकान खुल गई। वो कभी नहीं कहते कि राहुल गांधी 12 बजे उठते हैं। नहीं, देखिए योगी जी की समस्या ये है कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना। निशाने पे लिए नहीं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक इंटरनल फाइट भी चल रही है, जो ये फाइट उसी का नतीजा। इस तरह क्यों बोलते हैं? नहीं, वो इसी तरह से सर्वाइवल है, वहां पर सर्वाइवल की राजनीति है। ये वो सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं और इसी सर्वाइवल की वजह से चीफ मिनिस्टर की तुलना माफिया से क्यों हो सकती जाएगी? देखिए, मैं समझती हूँ कि एक चीफ मिनिस्टर की तुलना माफिया से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो ठोक दो की राजनीति कर रहे हैं। माफिया। नहीं, आप बताइए, ठोक दो बोलना चाहिए किसी चीफ मिनिस्टर को? किसी चीफ मिनिस्टर को ये बोलना चाहिए कि हम 80-20 की राजनीति करते हैं, कब्रिस्तान और जो है शमशान घाट की राजनीति करते हैं? जो हो रहा है आप जायज मान रही हैं? नहीं, मैं जायज नहीं तो मान रही हूं। इसके बाद तो अगला जो बचाव बड़ा खतरनाक है, तो गाली गलौज जैसे। नहीं, आप अपने लिए खुद एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं। आपने तो कितना कीचड़ उछालो दूसरों पर। आने वाला है गाली नहीं, हो ही जाएगा। ये होता है ना, फाग गाते गाते उसका स्तर धीरे धीरे दूसरे रूप में चला गया। गाली होती है। होता पहले नहीं, पहले फाग होता था दूसरे तरीके का। होली का मौसम कहते हैं ना, चुनावी जो माहौल होता है होली का रंग होता है। लेकिन होली के रंग में ऐसा भी रंग मत चढ़ाइए कि चर्म रोग हो जाए, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा। 10 सेकंड और बचे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से राजनीति होनी चाहिए आज भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही है। आज मुद्दों पर राजनीति नहीं कर पा रही, तो मुद्दों से इसीलिए ये पूरी तरह से भटकाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। मैं अरुण राजभर को इनवाइट करता हूं, एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अरुण जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी के अध्यक्ष आजकल देख रहे हैं सरप्राइजिंगली पिछले 1 महीने से वो शांत हैं और उनको लेकर मीडिया में कोई विवाद नहीं है। हम लोग तो पहले उनके बयानों पर डिबेट किया करते थे, लेकिन वो अचानक से शांत हो गए हैं। इसका कारण क्या है? और अब ये दोनों लोग शुरू हो गए हैं, तो कोई बात है, कुछ फिक्स मैच है क्या? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है कि हम शांत हो गए हैं और हमारे नेता बोल नहीं रहे हैं। पहले दिखाया कुछ और जाता था, हम बोलते कुछ और थे। अब जो बोल रहे हैं वो दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि रोज हम बोल रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश का फैसला हो, प्रदेश में कोई फैसला हो, चाहे जनता के हित का हो, चाहे विपक्ष की बात हो, हर बात पर हमारे नेता मुखर होकर के बोल रहे हैं और शायद वो चल भी रहे हैं। आपके भी चैनल पर वो चल रहे हैं। बस ये है कि अब उसका नाम विवादित नहीं लिया जा रहा है, उसका नाम ये नहीं लिया कि सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। थोड़ा नाम का थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा मीडिया के लोगों ने दोस्ती निभाना शुरू कर दिया है। शायद हमको लगता है कि रास्ता थोड़ा सा सही चुन लिया है। सवाल इस बात का है, मतलब जब आपके लिए ठीक दिखाए, आपके पक्ष में दिखाए तो मीडिया सही रास्ते पर है, और अगर आपको क्रिटिसाइज कर दे तो मीडिया गलत रास्ते पे। नहीं, पहले भी सही दिखा रहे थे, अब भी दिखा रहे थे, लेकिन पहले का अनर्थ निकाल रहे थे। अब जो है, अब तर्क के साथ अब अर्थ को दिखा रहे हैं। या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मिनिस्टर बनने के बाद भाषा शैली बदल ली, विवादों से बच रहे हैं, या बीजेपी का दबाव भी हो सकता है? अरुण जी,
आवाज आ रही है? क्या दबाव तो नहीं है बीजेपी का? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, जो भी देश के ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी बाइट उठाकर देखेंगे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी अंदाज में बोल रहे हैं जिस अंदाज के नाम पर वो जाने जाते थे। गरीब के मुद्दे पर, किसान के मुद्दे पर, पिछड़े दलित के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर, तो आ जाइए अब इनके मुद्दे पर। चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के स्टेटमेंट आपने जरूर सुने होंगे। ये तो भाषा ही बदल गई इन लोगों की। हाँ जी जी। क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखिए क्या है कि दिक्कत ये है कि राजनीति में जिन लोगों को सत्ता नहीं मिल पा रही है तो वो अपनी भाषा को उस तरीके से ले जाना चाहते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि चौराहों पर लड़ा जाए ताकि हम अपने आप को एक लीडरशिप बन करके दिखाई दें कि सबसे लीडर हैं। ठीक बात है, आपकी सरकार में जितने अच्छे कार्य थे, जिस तरीके से समाज में एक छवि जा रही थी, वो तो उत्तर प्रदेश और देश के सामने जग जाहिर है। उसमें कहीं से छुपाने की जरूरत नहीं है, न बताने की जरूरत है। चाहे उस समय दंगा करने वाले हों, चाहे अपराध करने वाले हों, चाहे बलात्कार करने वाले हों, लूटपाट करने वाले हों, सब तो चरण वंदना करने में लगे हुए थे। जो चरण वंदना कराने वाले लोग थे, जो चरण वंदना में विलीन थे, आज वो करा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज कार्रवाई हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में सुशासन दिख रहा है। किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने का प्रयास हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं होता था कि पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं होता था तो कहानीभूत हो जा रही थी। आज अगर न्याय दिलाया जा रहा है, सुशासन दिख रहा है, तो यही तो विपक्ष को नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पर जो बीजेपी की तरफ से भाषा इस्तेमाल हो रही है, इसको आप इंडोर्स करते हो, वो सही है? देखिए, अगर आप साधु संतों के ऊपर बोलेंगे, महाराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप उनको अगर नकारात्मक भाषा बोलेंगे, कपड़े सवाल उठाएंगे, उनके टकला होने का सवाल उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने विचार, आपके मन मानसिकता में जो चल रहा है, जो उनके प्रति भावना है, वो आप व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन ये तो जनता फैसला करती है ना कि कौन हमारे हित में काम कर रहा है, कौन हमारे अहित में काम कर रहा है। आपके सरकार से और वर्तमान के सरकार से दोनों की तुलना तो हो ही रही है कि आज अगर उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। तो माना जाता है कि समाजवादी पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार में कोई अंतर नहीं है। आज अगर अंतर दिख रहा है, हर जिले में, हर विधानसभा में जाकर के लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है, विकास के लिए बजट दिए जा रहे हैं। पहले तो बजट सिर्फ सैफई, इटावा, कासगंज, मैनपुरी उधर के लिए बजट जाते थे, लेकिन आज हर जिलों के लिए बजट जा रहे हैं। एक दृष्टिकोण ये भी निकल के राजभर जी आ रहा है कि दरअसल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरे पर निजी हमले हो रहे हैं, ऐसा है? तो मुद्दा, विपक्ष का काम क्या है? वो जनता के मुद्दों पर चर्चा करें। विपक्ष तो खुद नहीं जनता के मुद्दे पर चर्चा कर रहा है, वो तो सिर्फ इन मुद्दों पर चर्चा कर रहा है जिन मुद्दों पर जनता का सरोकार नहीं है। आपको तो मौका दिया गया विपक्ष में बैठने के लिए, इसीलिए ना, जनता के सरोकार पर चर्चा करिए। आप सरकार से सवाल करिए कि नहीं ये गड़बड़ है, आप दूर करिए। आप सरकार से सवाल क्या कर रहे हैं कि आपका बाल नहीं है, आप टकले हैं, आपका कुर्ता खराब है, आपका ये खराब है, वो खराब है। उससे क्या होता है? इसका मतलब कि आप मुद्दे से खुदे भाग रहे हैं। आपको मुद्दा दिया गया है चर्चा करने के लिए, आप बताइए ना सरकार ये गलत कर रही है, ये नहीं। हम तो 2200 गांवों में, उत्तर प्रदेश के 2200 गांवों में हम तो पूरी तरीके से देख रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी माननीय ओम प्रकाश राजभर बनाने जा रहे हैं। हर गांव में बारात घर बनाने जा रहे हैं, हर गांव में अंत्येष्टि स्थल बनाने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के हर पंचायत भवन पर हम 207 योजनाओं को वहां जीरो पॉवर्टी योजना के साथ जोड़ने जा रहे हैं। हम तो हर गांव में शमशान बनाएंगे। ये कौन सी योजना है? अंत्येष्टि हमारे गांव के प्रधान लोगों, हर गांव में शमशान नहीं बन सकता ना। हर गांव में इसको चेक करो, मुझे लगता है इस योजना में कुछ है। जहां जरूरत पड़ेगा, जहां कैसे संभव है? अंत्येष्टि स्थल हर गांव में। एक सेकंड अरुण जी, इसकी असली हकीकत जानेंगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। हमसे किसी प्रधान ने कहा कि हमको अंत्येष्टि स्थल करा दीजिए, क्या है अंत्येष्टि स्थल करा दीजिए। तो हमने कहा इसमें क्या दिक्कत है, जहाँ शमशान है वहाँ मांग लो। तो कहे नहीं, हम उसमें रिश्वत देने को भी तैयार हैं। हम कितना, 1.5 लाख तक दे देंगे हम। तो जी जी जी, तो शमशान हर गांव में कोई उपयोगिता जहाँ 3-4 गांव मिला के होता है। नहीं, हम लोग जहाँ के हैं, नहीं, जैसे होता क्या है, पहले जो नदी के किनारे, तालाब किनारे को जगह चिन्हित कर ली जाती थी। लेकिन उन्होंने क्या कि कुछ लोग क्या करते हैं, गाँव के जो बाहरी का हिस्सा होता है वहाँ पे कुछ लोग, गाँव के लोग अपना एक लोग बना लेते हैं। तो कई गांव ऐसे, उस पर भी इतना आसान नहीं है। 10 अगर गया है तो 10 के लिए हर प्रधान अपना नंबर लगाता है, उसमें रिश्वत देता है, तब जाकर उसको अलर्ट होता है। ऐसा नहीं है कि वो शमशान घाट और वो देने के लिए बहुत मानव हृदय चाहिए, उसमें अर्थ जगत इन्वॉल्व है। आप किसी प्रधान से पूछिएगा कि आपने क्या सौदा वाला बन गया अंत्येष्टि स्थल, तो बता देगा सर बनाओ, कितना देना पड़ा। तो ये मैनुअल बन रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वाला? नहीं, मैनुअल है। ऊपर से सेट लगता है, नीचे चबूतरा होता है कि अगर पानी में बरस जाए तो उसका काम हो जाए।
ऑलराइट, अब मुझे आप बताइए कि ये जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, मौखिक, हाँ क्या कह रहे थे राजभर जी, बोलो। नहीं, अगर ये मौखिक कह रहे हैं कि किसी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप प्रमाण दीजिए, हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो पैसा जब्त करेगी, रिकवरी कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ अरे देंगे। खुल के कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं प्रमाण दो, नहीं, ये इन्हीं झूठ के बोल रहे बयान हैं, को आधार ये- बनाकर एक जांच के आदेश नहीं, कराओ। क्यों बयान के आधार? बयान तो देने के लिए बहुत सारे बयान दे दिए जा रहे हैं। अच्छा लेकिन रुको, बयान अब के इनको आधार पर बोलने नहीं दो, होते एक हैं। सेकंड, अब आप शांत हो जाओ। ये तथ्य दे, कार्रवाई हम कराएंगे। बट ठीक बात, इनको कल आपको भिजवा देंगे जो शिकायत होगी। ये जो यूपी में चल रहा है इन दिनों, 4 जून के बाद का जो सिनेरियो है, मैं देख रहा हूँ मुद्दा बदल गया। पहले पीडीए पे बात होती थी या मंदिर पे बात होती थी, हिंदुत्व पे बात होती थी, बड़ा एग्रेशन विचारों को लेकर था। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 4 जून के बाद ये मामला कुछ निजी हो गया है। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, हर पार्टी अपने वजूद के लिए संघर्ष करती है। तो 2 ही मौका उसके लिए खास होता है। एक तो जब विधानसभा में आप देखते होंगे जब चर्चा होती है तो लगता है कि पक्ष विपक्ष इस तरीके का व्यवहार करता है, लगता है जानी दुश्मन हो। और दूसरा आप अगर देखेंगे तो चुनावी मौसम, कि चाहे वो हम सबके लिए कहेंगे, चाहे वो मौत का सौदागर कहा जाता हो, चाहे चौकीदार चोर कहा जाता हो, चाहे 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहा जाता हो, चाहे आज की बात है, हर आदमी चुनावी मौसम, और बाद में कहता है कि चुनावी मौसम तो होली का होता है, बाद में भूल जाइए, धूल झाड़ दीजिए। ये भी बयान आया है कि आपने उस समय क्यों बोला, बोले तो होली का एक माहौल होता है, समझिए चुनाव। लेकिन मैं जो इस परिस्थिति को देख रहा हूँ कि बोलते बोलते आप उस लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं कि व्यक्तिगत कटुता से चीजें बिगड़ जाती हैं। आप एक सार्वभौमिक बात करिए, अब दिख रही है व्यक्ति, वो दिख रहा है कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब जैसे बोलते बोलते हमारे सहयोगी जो हैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, उन्होंने बोला कि गेस्ट हाउस कांड, तो गेस्ट हाउस कांड में तो अखिलेश जी का एक तरह से राजनीतिक जन्म ही नहीं हुआ था, उनके पिताजी का हुआ था। और पिताजी तो गए नहीं थे गेस्ट हाउस पर, जो लोग गए थे उनके पिताजी किस पार्टी में हैं, ये भी समझने की चीज़ है, जो एक्यूज थे। दूसरा सवाल ये उठता है कि डीपी यादव को पार्टी में, आप 12 में तो कह सकते हैं कि अखिलेश यादव बच्चे थे, लेकिन डीपी यादव को जब पार्टी में लाने की बात आई तो उन्होंने विरोध किया उसका। शिवपाल सिंह यादव गठबंधन किए मुख्तार अंसारी और अफजाल से, तो क्या हर्ष हुआ, आप बेहतर जानते हैं। हर मुख्यमंत्री अपने हिसाब से बेहतर करने का प्रयास करता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप आरोप प्रत्यारोप में आते हैं तो पहले उसकी योजनाओं का आप आलोचना करते हैं, फिर व्यक्तिगत आलोचना में चले। पर ये भाषा क्यों बिगड़ गई है, दोनों तरफ से है। जब ज़्यादा बोलेंगे गलतियां ज़्यादा करेंगे, कम बोलेंगे कम गलतियां होंगी। दोनों ज़्यादा बोल रहे हैं, दोनों ज़्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा मत ये है, हर आदमी को बताना है कि हम बोलने में सक्षम हैं, हम जवाब देना जानते हैं, हम किसी से कमजोर नहीं हैं। और सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए है या पहले अपना, पहले अपना बढ़ जाए तब कार्यकर्ताओं को बढ़ता है। अगर हम कोई चीज़ रखते हैं तो पहले अपनी रखते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं तो पहले हम कोशिश ये करेंगे हम बेहतर से बेहतर वाक्य का प्रयोग करें, संस्कारिक तरीके से आपके सामने डिबेट करें कि लोग मुझे अच्छा करें। फिर मेरे सुनने वाले हो सकता है कहें नहीं अच्छा बोला भी नहीं, तब तो बात आती है ना। तो बेहतर ये होगा कि जो भी मुखिया है उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। दोनों मुखिया हैं, एक पार्टी के इसमें आप क्या पाते हैं? अगर हम चलिए अखिलेश यादव के स्टेटमेंट से करते हैं, वो मठाधीश, माफिया, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये इसको एक साथ टैग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? देखिए मठाधीश का शब्द कहें तो बोलचाल में निकला है, लेकिन मठाधीश कई बार हम लोग कहते हैं बड़ा मठाधीश हुए हो क्या, एक प्रचलित शब्द है, एक निकल जाता है। लेकिन मेरा मत है कि जब आप, पर माफिया किसी के लिए नहीं किसी के लिए कहते हैं, लेकिन आप बयानों में जाएंगे तभी कुछ दिन पहले आया कि एसटीएफ को डिफाइन किया गया। एक चीज होती है नैतिकता, कि जब राम को पता था कि जानकी पवित्र हैं, लेकिन जनमानस से एक आवाज उठी तो आपको त्यागना पड़ा। तो सत्ता पे बैठे हुए व्यक्ति को उच्च मानदंड स्थापित करने होते हैं कि अगर कहीं से आरोप आ रहा है उसकी निष्पक्ष जांच कराइए। और ये हर सत्ता में बैठे हुए एक से गलती होती है अहंकार में। आप अखंड प्रताप सिंह को लिए, नीरा यादव को लीजिए, पुराने समय में चले गए तो वर्तमान में भी आरोप लगते हैं, लेकिन आदमी उसको जस्टिफाई करने लगता है और जस्टिफाई करने के चक्कर में परिणाम बिगड़ जाते हैं। तो मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि एक वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एक मंदिर से भी आते हैं, वस्त्र भी भगवा है, तो आप उनकी भी अगर आलोचना करते हैं तो आप इस चीज़ की आलोचना करेंगे योजनाएं कैसे हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर अखिलेश यादव हैं तो 5 साल इसी सूबे के मुख्यमंत्री रहे, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में भी आलोचना करनी है तो उनके कामों की आलोचना करिए। व्यक्तिगत टिप्पणी अगर करेंगे तो हर आदमी के अपने फॉलोअर्स हैं, फिर वो अपने तरीके से लगेंगे डिफाइन करने, और चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाएंगी कि सिर्फ सड़क पर अराजकता रहेगी। और क्या प्रतीत हो रहा है, जैसा आप अभी डिबेट के बीच में अभी थोड़ा और नीचे जाना है? अब देखिए ना, पहले किस तरह, पहले इशारों में व्यंग होते थे, फिर योजनाओं को लेकर व्यंग हुए, फिर पार्टी को लेकर व्यंग हुए, व्यक्तिगत व्यंग हो गए, तब क्या बचा इसके बाद? जैसे पहले हम लोग डिबेट करते थे तो हम लोग आप और जी का इस्तेमाल करते थे। कई आपके चैनल को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, अभी भी नहीं अभी पूरी बात सुने नहीं आप, कि यहाँ से उठ के कोई वहां तक जाके मारपीट नहीं करने लगा। अरे कई चैनलों में भी हुआ है। अरे नहीं आप क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हुआ ना कई चैनलों में।
तो स्तर धीरे धीरे जब आप बिगाड़ेंगे तो बिगड़ता जाएगा। संभालने की जिम्मेदारी हमेशा मुखिया की है। जैसे आप चाहते हैं और आप करते हैं निष्पक्ष डिबेट हो, हर आदमी को बराबर मौका देते हैं, तो उसी तरीके से मेरा मत है कि एक प्रमोद महाजन की बहुत अच्छी एक स्पीच है, भाषण एक कला, उसमें उन्होंने कहा था कि हम सदन में कितना भी अच्छा बोले लेकिन सदन के अंदर जो विपक्ष होता है वो हमारी आलोचना ही करेगा। लॉबी में आगे भले ही बोले बहुत अच्छी बात आपने कही, तो सदन तो पार्टी लाइन से चलता है, वो कोई चर्चा से सदन नहीं चलता। अगर पार्टी ने कह दिया कि इसका विरोध करना तो मैं विरोध करना है। तो मेरा मत है कि सदन की कटुता रखिए, बयानों की कटुता रखिए, लेकिन व्यक्तिगत कटुता में अगर पड़ेंगे तो ये शायद आजीवन का एक कलंक लगता है और इससे बचना चाहिए। पर आप तो पुराने पत्रकार हैं, इससे ज़्यादा भी नीचे उतर के कई बार मैंने झगड़े सुने और देखे, क्या क्या स्टेटमेंट आते थे अब से 10-15 साल पहले आते थे। आप एक से एक खराब स्टेटमेंट की उसका जिक्र मीडिया में नहीं होता था, बयान नहीं चला सकते थे आप, उसमें मतलब बीप लगानी करना पड़ती पड़ता थी। था। हाँ। याद करिए कि एक समय में बयानों के लिए अमर सिंह जी जाने जाते थे। हाँ, और बड़े ही वो दौर था। लेकिन मेरा एक मत है कि सत्ता अस्थायी नहीं है। मैं बार बार कहूंगा कि अगर 5 में 35 सीटें अखिलेश यादव लेकर आए और 7 में मायावती जी पूर्ण सत्ता में आई तो 12 में फिर क्या हुआ और फिर 17 में क्या हुआ। तो आज की तारीख में आप जनता के जितना कनेक्ट कर पाएंगे, जनता के जितने करीब जाएंगे वो वरना फिर राहुल गांधी जैसा व्यक्ति कई लोग चुनाव हार गए और किशोरीलाल शर्मा जी ने शिकस्त दे दी। तो ये मत सोचिए कुछ हार गया वो जीतेगा नहीं, और जो जीता है वो हारेगा नहीं। जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार सकते हैं, जब राहुल गांधी चुनाव हार सकते हैं, इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, तो तमाम ऐसे लोग हैं। डेमोक्रेसी है, कोई भी डेमोक्रेसी नहीं। आप मुझे मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर की लोकसभा सीट गठबंधन के चलते ही हार हुई। नियम तो गोरखपुर की जनता को रिकॉर्ड मतों से जिताना चाहिए था कि हमारे सूबे का, हमारे जिले का व्यक्ति तो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन कुछ कास्ट इक्वेशन कह लीजिए, ऐसी परिस्थितियां बनी उनको चुनाव हारना पड़ा शुक्ला जी को। तो आपका मानना है कि दोनों लोगों को अब संयम की जरूरत है? किसी भी शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति को गलतियां बच्चे करें तो गार्जियन संभाले। नहीं, हम फॉलोअर्स के दृष्टिकोण में दोनों मतलब जबरदस्त। आपका रिपोर्टर कोई गलती करेगा तो आप उसको डांट लेंगे या कह देंगे अच्छा मैं देखता हूं। आप ही गलती कर देंगे तो कौन समझाएगा। सवाल ये जो शिखर पर है उसको कोशिश करना चाहिए कि वो ऐसे आचरण न पेश करे कि आप दोनों के लिए कह रहे हो? दोनों के लिए कह रहा हूं। ऑलराइट, थैंक यू विनय जी, बहुत शुक्रिया। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। बहन भाइयों, आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ समीर सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर सिंह जी, आप सत्तारूढ़ दल हैं, आप लार्जेस्ट पार्टी हैं असेंबली में उत्तर प्रदेश में, तो सबसे पहले संयम तो आपके नेता को अपनी भाषा में रखना चाहिए। नहीं देखिए ब्रजेश जी, थोड़ा समय लूंगा और मैं निश्चित रूप से आपको कुछ घटनाओं को याद दिलाना चाहता हूँ। देखिए अखिलेश यादव क्या है कि अखिलेश यादव जी सत्ता के लिए मद में एकदम सत्ता प्राप्त करने के लिए एक, मैं कहूँगा कि एक स्थिति उनकी ऐसी हो गई है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। आप देखिए 12 से 17 भी विनय जी कह रहे थे वो मुख्यमंत्री थे 12 से 17 में उन्होंने क्या किया। अहंकार में उनका अहंकार कहाँ से शुरू होता है? 12 में सत्ता प्राप्त करने के बाद यही जनेश्वर मिश्रा पार्क है जहाँ उन्होंने अपने पिता को अपनी पार्टी से निकाल दिया और उसके बाद अपने चाचा को अपनी पार्टी से निकाल दिया, पार्टी पर कब्जा कर लिया, पार्टी के नेता बन गए, जिसको ये बता रहे हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। आगे बढ़ी सत्ता, गुंडा और माफियाओं के दम पर वो उत्तर प्रदेश के अंदर राज करते रहे। मुजफ्फरनगर के अंदर जो दंगा हुआ, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दंगा था, वो अखिलेश यादव के राज्य में हुआ। मथुरा के अंदर पुलिस की हत्या हुई, डिप्टी एसपी मारा गया, जवाहर बाग कांड हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? अखिलेश यादव के नेतृत्व में हुआ। मैं ऐसे 200 घटनाएं गिना सकता हूँ। नौजवानों का रोजगार लूटा गया, डाका डाला गया। अखिलेश यादव 14 में लोकसभा हार गए, अखिलेश यादव 17 से सत्ता से बाहर हो गए, कांग्रेस से समझौता किया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता को क्या कहा? 19 में बसपा के साथ समझौता किया और टूटा। अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है, अखिलेश यादव ने मायावती के बारे में क्या कहा? किसी से छुपा नहीं। उनके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने बयान देके सफाई दिया और बताया कि किसने तोड़ा गठबंधन। अखिलेश यादव जी इस समय किस मानसिकता में है ये वही बता सकते हैं, नहीं तो विनय जी बता सकते हैं, निष्पक्ष पत्रकार है। ये दिख रहा है, ये कमेंट है विनय जी, ये दिख रहा है कि अखिलेश यादव जी किस मानसिकता में है। उनको सत्ता मिलती नजर नहीं आ रही है ब्रजेश जी। इस नाते 10 के 10 बाई इलेक्शन वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। वो किस प्रकार की गतिविधि करते थे ये किसी से छुपा नहीं है। आपकी बहुत इज्जत का सवाल है ये 10 नहीं, हमारे लिए हर चुनाव चुनौती है ब्रजेश जी।
हम चुनाव को जीते और हारते हैं, हम दोनों की समीक्षा करते हैं, हमें आपके चैनल पर कह चुका। लेकिन अखिलेश यादव की जो भाषा है, मैं पहले दिन से बताया हूं आपको, 12 मुख्यमंत्री बनने के बाद से अखिलेश यादव ने कानपुर के अंदर एक आदमी को सन्यासी का भेष पहना के ले जाके उनका अपमान किया। कभी आप बाल पर कमेंट करते हैं, कभी आप किसी चीज पर कमेंट करते हैं, कभी आप काशी विश्वनाथ पर कमेंट क्यों कर रहे हैं सर? सर? देखिए, ये बौखलाहट है उनकी। उनको लगता था कि हम माफिया और गुंडों के बदौलत सत्ता प्राप्त कर लेंगे। ब्रजेश जी, 17 के बाद और 17 के पहले जब अखिलेश जी तुलना करते हैं मुख्यमंत्रियों की, अब आप कल्पना करिए, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सन्यासी था, उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बार सांसद रहा। सबसे इतिहास की पहली घटना, उत्तर प्रदेश की पहली घटना है कि कोई भी आदमी एक बार एक सीट से, ब्रजेश जी, एक सीट से 5 बार सांसद बनना। योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर, विनय जी बगल के रहने वाले जानते हैं कि गोरखपुर बैकवर्ड डोमिनेटेड सीट है। उस सीट से योगी जी ने अपनी मार्जिन को बढ़ाते बढ़ाते 3 लाख पर ले जाने का काम किया। 17 में वो आए तो उन्होंने क्या किया, मुख्यमंत्री आवास में जो हाई कूल पे एसी चलती थी, उस हाई कूल पे एसी चलती थी जिसमें नींद आती थी, उसको उन्होंने बंद कर दिया, उस हाई कूल को। मुख्यमंत्री जी सुबह उठ जाते हैं। मुख्यमंत्री की भाषा इतनी आक्रामक क्यों रहती है? हर साल गाड़ी, मेरी बात पूरी हो जाए, हर साल गाड़ी बदलते थे मुख्यमंत्री। योगी जी ने आज तक एक भी गाड़ी 6 साल के अंदर नहीं खरीदी। अब देखिए अंतर है, मुख्यमंत्री जी, योगी जी ऑफिस में रोज बैठते हैं, जब लखनऊ रहते हैं मीटिंग करते हैं, मिलते जुलते हैं। हमें लगता है कि इसके पहले के मुख्यमंत्री कितने दिन ऑफिस में बैठे हैं, एक दिन आप निकाल के मैं आपको सुझाव देता हूं, इस पर भी बहस होनी चाहिए। क्यों है उत्तर प्रदेश भाषा में आक्रामकता? भाषा में उनकी आक्रामकता नहीं है, वो तो अखिलेश यादव को बता रहे हैं कि आपकी करनी क्या है। आप जो बोलते हो, आप जो बोलते नहीं, उन्होंने सही कहा कि अखिलेश जी 12 बजे सो के उठते कैसे पता, मुझे बताओ, मैं समझना चाहता हूँ। तो एक ट्वीट करते हैं। अच्छा, आप तो बहुत लंबे समय जर्नलिस्ट रहे। ब्रजेश जी जो उठते हैं तो उन्होंने कोरोना की वैक्सीन को भाजपा का वैक्सीन बता दिया। आप तो ऐसे भी देखिए, इनको कैसे पता कि 12 बजे उठते हैं? थोड़ा 20 सेकंड बताओ फिर। दरअसल आईपी सिंह जी पहले भाजपा में थे, और ये भाजपा में है। हो सकता है आपस में चिपके दोनों बात क्यों कुछ आप कंप्लीट करें 20 सेकंड फिर। नहीं, आईपी सिंह क्या, आप भी हमारे पुराने मित्र, हो सकता है आपने बताया हो कि ब्रजेश जी, इन्होंने ही बताया कि अखिलेश जी लेट से उठते हैं और शिवपाल जी पहले उठते हैं। शिवपाल जी सबका पता है कौन कब उठता है? नहीं, किसका राजनीतिक जीवन में किसका नहीं पता है ब्रजेश जी। अब आईपी सिंह जी अभी बात कर रहे थे, ये सच कर रहे हैं। आईपी हमारे साथ 1993 में छात्र संघ के महामंत्री रहे हैं, और कब रहे हैं, मुलायम सिंह का डंडा खा के महामंत्री लखनऊ यूनिवर्सिटी में बने थे। हम भी 93 में गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के आईपी सिंह को कन्नौज का नवाब मॉडल जो बलात्कार करता है बच्ची के साथ, वो याद नहीं आता है। अयोध्या में सांसद का करीबी बलात्कार करता है, वो याद नहीं आता है। 1 दर्जन समाजवादी पार्टी के नेता बलात्कार में शामिल हैं, वो याद नहीं आते। अभी आज एक विधायक इनका हत्या में, लड़की की हत्या में जेल गया, हत्या कहाँ लिखा जरा वो याद नहीं आ रहा है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को एक लड़की से मिल रहे हैं, निश्चित रूप से किसी के भी साथ घटना, उसको न्याय मिलना चाहिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के नेताओं के बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बोलना चाहिए, बहुत उत्तर प्रदेश जानना चाहिए। थैंक यू सर। आईपी सिंह जी को लाया जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भाई आईपी सिंह जी, ये उम्मीद तो दोनों बड़े नेता हैं, दोनों के लाखों फॉलोअर्स हैं, करोड़ों वोटर्स हैं आप लोगों के पास। दोनों से अपेक्षा की जाती है कि भाषा की मर्यादा और संयम बरतें, ताकि जनता में ठीक संदेश जाए, किसी के प्रति कोई उग्रता या आक्रामकता का। बड़े नेताओं तो बड़े आदर्श होते हैं, उनको तो इस तरह की भाषा से दोनों लोगों को बचना चाहिए। अरे भाई, इनको 7 मिनट से ज्यादा प्रवचन का जो समय दिया, कम से कम अनइंटरप्टेड 3-4 मिनट तो हमें भी दे दीजिए। अरे प्लीज जी, प्लीज। योगी आदित्यनाथ और अजय सिंह भी माँ बहन की गालियां देते हैं, कहिए तो ऑडियो अभी मत करिए आईपी सिंह, अभी ये गलत बयानी मत करिए, ये गलत भाषा है, ये गाली भाषा है, सबको पता है। सुनिए, गाली कौन देता है, सुन लीजिए, यही शुरू हो गया आपको। आईपी सिंह गाली कौन देता है, ये सबको पता है। योगी जी को बदनाम मत करिए, आप योगी जी को बदनाम मत करिए। आईपी सिंह
अरे भाई, अब गाली कौन देता है? जब मैं मिथ्या सुनता आरोप मत रहा, लगाइए। मैं सुनता रहा अरे तो भाई, मत लगाइए मिथ्या आरोप ना। शीशे अरे डाल मुलायम के सिंह का बंद डंडा करके भी तो सुनो याद कर ध्यान लीजिए। से। मुलायम ये सिंह का इन्हें डंडा चुप भी तो कराइए याद कर ब्रजेश लीजिए, जी। जिसको आप खाने ठीक का नहीं बच्चा है। करीब हाँ, है आप बोलिए, उनकी। ये ठीक मुलायम नहीं सिंह है। का आप बोलिए, डंडा याद कर आईपी लीजिए। सिंह जी बोलिए। बनारस ये- एक में सेकंड। बनारस हिंदू आप मुद्दे पे विश्वविद्यालय, रहिए, मुद्दे पे। बनारस किसी पर इन्हें पर्सनल चुप टीका कराइए। टिप्पणी नहीं, आईपी ब्रजेश सिंह जी। मैं छोड़ दूंगा तो। दोनों अरे मुद्दे आपकी पे भी गाली रहिए, सुनो दोनों ना, मुद्दे पे। आपकी भी गाली सुनो आप ना एक चाहिए सेकंड, तो। मुझे मेरे साथ अन्याय मत करिए। आप नहीं, बोले नहीं, तो आपकी सही। भी- नहीं, गलत बयानी मत करिए ना। चुपचाप एक सेकंड, गलत बयानी मैं मत सुनता करिए ना। रहा। कोई गाली देता है, आप कोई नहीं गाली देता है, ये ठीक आईपी बात सिंह जी नहीं। बोलिए। ये ब्रजभूषण नहीं, ब्रजेश जी, ये जैसे ठीक आप बात बोलिए, नहीं आप है, ठीक इसमें है, मेरी आप आपत्ति बोलिए। है। गुंडे आपकी आपत्ति नोट भाजपा की, में बोलिए। भरे पड़े हैं। आईपी सिंह ये जी, सब के सब सर, गुंडे मुद्दे पे ये लौटिए। सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप मुद्दे पे लौटिए, सर। 6,000 करोड़ का 91 किलोमीटर की सड़क बनी, वो चढ़ावा मठ पे गया, गोरखपुर मठ पर गया। आप बताइए, सोने की परत बिछाई गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर आईआईटी, मैंने आईआईटी दिया, मेरा नहीं हुआ था। सुन लीजिए, उस आईआईटी की छात्रा के साथ बीजेपी के 3 पदाधिकारी गुंडों ने बलात्कार किया। मुख्यमंत्री 2 महीने तक उस मामले को दबाए रहे, क्योंकि बगल के राज्य में मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा था। उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। और जिस बीजेपी की बातें कर रहे हैं, बीजेपी 2002 हारी, 2004 हारी, 2007 हारी, 2009 हारी, 2012 हारी, 5 बड़े चुनाव बीजेपी हारी है। ये लोग घमंड में हैं। हाँ, घमंड दूंगा समय इनका आपको पूरा। जनता ने लास्ट में चकनाचूर आप कर दिया। conclude करूंगा। इनके मंत्री आप नोट कर लो जो नोट करना है। 10% खुला। आप जाइए राजभर को 10% दीजिए। ग्राम प्रधान अरे आप से तो काम राजभर ले जी लीजिए। पे कहाँ घसीट लाए पर्यटन उनको मंत्री बेचारों को। जयवीर सिंह को 5 से 10% दीजिए। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि दोनों बड़े नेता हैं, दोनों आदर्श चढ़ा हैं। दीजिए, बड़े अरे सवाल तो ले लो आप। मिल जाएगा। अयोध्या, संयम की अयोध्या जरूरत है में सबको। एक दलित की बेटी जो छात्रा थी, बीजेपी के पदाधिकारियों ने गैंग रेप किया, बीजेपी उस पर मौन है। 3 रेप लखनऊ अच्छा, क्या के अंदर संयम की हुआ। जरूरत है बीजेपी ने सबको? उस पर संयम की सफाई जरूरत है या दिया। नहीं? भाषा की संयम होना सबको आवश्यक है कि नहीं, आप बताओ। सवाल ये है कि संयम कौन खो रहा है। ये अगर जनता ने इस तरह जुटी आया है कि कैसे? आज समाजवादी Thank पार्टी you। का बहुमत, उसके बाद बहुत धन्यवाद घमंड आपका, वाली थैंक यू। भाषा। मैं प्रियंका जी को लेके आता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। प्रियंका जी, आप मुझे बताइए। लूट लिया उत्तर थैंक यू, प्रदेश को इन धन्यवाद। लोगों ने, आईपी सिंह जी, इनके घर भर गए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्रियंका जी, इनके आप मुझे मंत्री बताइए। इनके भाई, बड़े विधायक, नेताओं से तो हम इनके आदर्श और सांसद संयम बिना एक्सपेक्ट करते पैसे के काम हैं। नहीं दोनों करते। नेताओं को ये चाहिए कि कम से कम अपनी भाषा ठीक करें, ताकि जनता में कोई इस तरह का अनरेस्ट ना हो ना। आप देखें, प्रवक्ता लोग कितने आपस में ही लड़े जा रहे हैं। तो बड़े नेता सोचिए क्या करते होंगे, कार्यकर्ता तो और ज्यादा लड़ेंगे, माहौल खराब होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो इसीलिए कीचड़ ही फेंक फेंक के सबके मुंह पे मारती है, और ये तो हकीकत उधर से है। कौन सा गुलाब आ रहा है? नहीं तो इतना तो संयम बना के रखिए, जब आप विपक्ष में होइए तो कम से कम जो विधानसभा होती है वहाँ खड़े होकर रोना ना पड़े आपको, इतना संयम बना के रखिए। अभी यहाँ पे समीर जी बैठे थे, बलात्कार पे प्रवचन दे रहे, अरे सूप बोले तो बोले, चलनी बोल रही है आज, बलात्कार पे ये भाषण दे रहे हैं। इनकी पार्टी में सारे बलात्कारी भरे हुए हैं और उनको बचा रहे हैं। ये देश में आप लोग तंदूर भैया, कांड कांग्रेस के आप अरे लोग भैया, ये प्रज्वला रवन्ना किसकी पार्टी में है, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने वोट मांगा? तंदूर आपकी पार्टी में प्रज्वला लड़कियों रवन्ना। को जलाया गया। अरे प्रज्वला आप रवन्ना का नाम भाषा लीजिए करने ना, वाले और एक ये सेकंड बताइए रुको। कि किसने कहा? अयोध्या एक में सेकंड जिस रुको। बच्ची के आपको साथ तो बलात्कार हुआ, जिस दलित किसने बच्ची के कहा? साथ, वो किस हमने नेता नहीं ने, कहा। किस नेता के बेटे ने किया? चिरकुट और छठवैया अरे नेता जवाब किसने दीजिए, कहा? आपके पास क्या? आप चिरकुट पूछिए। नहीं, चिरकुट बलात्कार पे और बात छठवैया करिए। नेता किसने ना 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 कहा? ना ना ना, प्रियंका जी, बलात्कार पे बात करिए। प्रियंका जी, ये किसने अयोध्या में जो कहा? भी बलात्कार हुआ है वो किस नेता के बेटे ने किया, नाम याद अरे है आपको? आपके सहयोगी बुलडोजर चलाया समाजवादी आपने। पार्टी, कहाँ पे? आपकी बुलडोजर सहयोगी चलाया समाजवादी आपने। पार्टी आपकी कन्नौज कोई में STF की टीम पहुंची, और कोई encounter अयोध्या हुआ वहाँ में, जी। जवाब कन्नौज दीजिए और आप अयोध्या मुझे। में आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, क्यों IIT नहीं बीजेपी बोले छात्रा आपके के साथ प्रदेश जो हुआ, अध्यक्ष? सबूतों के क्यों अभाव नहीं में बोले? कहाँ पे हुआ है? अपने कहाँ की बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव और उसके बाद को आपको शर्म सेव नहीं आती, करती आप हो बलात्कार पे आप। भाषण देंगे। अखिलेश यादव को समर्थन All right. करती हो आप। धन्यवाद। बलात्कारी को समर्थन Thank you, करती हो all right. महिलाओं के। आपको शर्म नहीं आती? बलात्कारी अरे को आप समर्थन उनके करना। नहीं, आप बलात्कारी को आपने बोला, उनकी गरिमा का ध्यान रखो। आपने नवाब सिंह यादव के खिलाफ एक बयान आया कांग्रेस का,
नवाब सिंह यादव के जी, खिलाफ एक बयान आया कांग्रेस का, अरुण राजभर जी को लाया कोई जाए आया स्क्रीन। क्या बयान? धन्यवाद, बहुत अरे धन्यवाद। आप बताइए ना, क्यों नहीं आया? अभी जो अयोध्या में क्यों कांड नहीं हुआ है आया? उसमें किसका है बेटा शामिल समाजवादी है? पार्टी का किसका नेता, बेटा वो तो शामिल गया है? भारतीय समाजवादी जनता पार्टी पार्टी के का अध्यक्ष का नेता। बेटा शामिल है। कांग्रेस क्या नाम है? धन्यवाद, ने कहा, थैंक यू, थैंक यू। कांग्रेस ने अरुण कहा राजभर जी को लाया कि जाए। समाजवादी पार्टी मैडम शामिल धन्यवाद, है। आप भी थैंक यू, नहीं, धन्यवाद। दही आईपी जम सिंह जी जाती रुकिए, है। एक राउंड पूरा हो जाने दीजिए, एक राउंड हो जाने दीजिए, जब आप लोग समाजवादी को फिर पार्टी सामने का लाएंगे। नेता आता है, ओके, बलात्कारी अरुण आता जी है। मुझे आप बंद बताओ। हो गए, घरों में रखने को जगह नहीं है। धन्यवाद, इनकी धन्यवाद। CBI इनके घरों भाई राजभर जी को लाया जाए अरे स्क्रीन गायत्री पे, प्रजापति दोनों लोगों की आवाज बंद कर दो आदर्श है, आईपी सिंह और जी। अरुण जी को लाया आपके जाए। नेता अरे अखिलेश भाई जी के अरुण भी जी, आदर्श है गायत्री ये तो प्रजापति। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सपा वाले। अरुण जी बोलिए। उनकी पैरवी बीजेपी के प्रवक्ता अरुण जी। करते हैं। देखिए सपा के लोग नेता बैठे हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन में है बेचारे कि समझ ही नहीं पा रहे हैं हम बोल क्या रहे हैं, और जनता के बीच में जो संदेश दे रहे हैं वो भी जनता देख अरे रही रुक जाओ है। आईपी सिंह जी, अब देखिए अरे तरे करने लगे। अरे रुक जाओ, दिक्कत एक यही है। सेकंड। आज क्या हो गया, आप लोग संयम क्यों खो रहे हैं? यही तो बीमारी है, दलाली करने से फुर्सत मिल नहीं रही राज है। सब संयम खो रहे मैंने हैं। पहले ही कहा कि हमारे देखिए आपके मतलब यहाँ सब संयम खो रहे हैं। देखा है उत्तर प्रदेश में। एक सेकंड, आईपी सिंह जी। ऐसा है कि आज सर, आप ऐसा सीनियर है कि लोग अभी हैं। मौका इनको मिल नहीं रहा है। आईपी सिंह जी, वीडियो फुटेज देखिए ये Thank क्या you, है sir. कि जितना इनके नेता जैसा कर रहे हैं वैसा ये आईपी लोग भी सिंह जी, कर रहे थोड़ा हैं। सहयोग करो, नई सर। विचारधारा अरुण जी लेके बोलो। आए थे, नई सोच लेके आए थे, नई समाजवाद लेके आए थे। क्या हो रहा है नई समाजवाद, नई सोच में तो अरे यही हो क्या रहा हो गया, है रुक जाओ। कि किसी को ये जूता मारने की बात कर रहे हैं, किसी का ये चप्पल साफ करने की बात कर रहे हैं। दिया जाए। अब ये इनकी BJP सोच के जिस गुंडे, तरीके से अरे रुक जाओ, सर। है, इनके विवेक भी शून्य हो चुके हैं। अरे क्या हो, कोई स्कोर सेटल हो रहा है क्या? हम इनसे तो कुछ बोल नहीं रहे, हम गुंडागर्दी करने तो हम जा नहीं रहे हैं। इनकी अरे रुक जाओ सर, मैं तो सबको ही समझा गोल सकता में हूँ। चली गई है। हाँ, तो अरुण बोलो आप ये आप। बात मत आईपी सिंह जी करिए। थोड़ा सबर कर देखिए, लो सर। ये फ्रस्ट्रेशन में इतना हो गए हैं आईपी सिंह साहब कि अब इनको कुछ मिल नहीं रहा है, जनता के हाँ, बीच में प्लीज, जाने प्लीज। को कुछ मिल नहीं रहा है। अरुण की आवाज अभी दीजिए बस। बेचारे हमसे लड़ने में लगे हुए हैं। अरे क्या गरीब का और कमजोर लोगों से लड़ना चाहते हैं, बराबर से लड़िए, पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। जनता आप कहाँ गरीब कमजोर है सर? 30,000 करोड़ का मंत्रालय लिए हो, कमजोर बता रहे हो। नाउ भाई आज पूरे उत्तर प्रदेश आज में कोई- अभी 4 जून ये को बात पता इनको चला। हजम आईपी नहीं सिंह हो जी, रही रुक है। जाओ भाई, मऊ रुक जाओ में जरा। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने बलात्कार के केस में सामने आए, ये बोल नहीं पा रहे हैं वहाँ क्यों मऊ का नेता बलात्कार में आया, कन्नौज का नेता क्यों बलात्कार में आया। अरे सर धन्यवाद, थैंक यू सर। थोड़ा आप लोग अपने संयम बर्तन में बिना राय जी से तब तक बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ आप लोग। आज कुछ लग रहा है सेट करके आए कि लड़ाई नहीं है डिबेट में। आपके चैनल पहला राउंड पर सबसे अच्छा सरकारी गया था, एक दूसरे में साथ चेहरा गंदा। जनता के सामने धन्यवाद, रख रहे हैं, लेकिन धन्यवाद। भाई, आपके विनोद चैनल जी बंद होने के बाद सब बदल लग के जाएंगे। इसकी कमी है सब तरफ से, और एक अजीब सी एक दूसरे के प्रति नाराजगी है, और बड़े नेता में तो है ही है, अभी तो प्रवक्ताओं में भी दिख रही मुझे। धन्यवाद देखिए, जी, जो प्लीज। प्रवक्ता होते हैं वो पार्टी का आईना है, वो अपने पार्टी का पक्ष रखने आए हैं। तो अगर उनके पार्टी की आलोचना होगी तो उनका नैतिक धर्म है अपने पार्टी का बचाव करना। और इसी प्लेटफॉर्म पे आपने देखा कि कोई फैजाबाद अयोध्या गिना रहा है तो कोई कन्नौज गिना रहा है। हर आदमी अपने सुविधा के अनुसार अपने तरीके से बात करना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि अपराध कोई करे, सबको मिलकर अपराध के खिलाफ लड़ना चाहिए, अपराधी के खिलाफ लड़ना चाहिए, उसमें कोई किसी का बचाव न करे। यहाँ पे जो मसला है, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर ये आप बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे सरकार के समय में 3 अपराध हुए, उनके समय में 13 अपराध हुए, अपराध अपराध होता है और उसकी कोई न धर्म है, न जाति है, न संख्या है। और ये चीज समझने को पॉलिटिकल पार्टियां डिबेट के दौरान भूल जाती हैं। आप तो रिकॉर्ड तो सब कहती हैं कि अपराधी अगर है उसको निपट लेना चाहिए। इससे अच्छा ये जब लोग इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हुए इतने टॉप लीडर्स, पब्लिक में क्या मैसेज जाता है? देखिए, अब तो हर जगह की गरिमा गिरी है। आप याद करिए कि सदन में एक दौर ये भी होता था कि अगर लीडर पोजीशन खड़ा होता था कुछ बोलने के लिए, तो उसका जवाब देने के लिए नेता सदन खड़ा होता था। आपने पिछला 10 साल का कार्यकाल यूपीए 1 यूपीए 2 का देखा, उसमें कुछ हद तक चीजें बिगड़नी शुरू हुई कि मान लीजिए सुषमा स्वराज खड़ी उन्हें बोलने के लिए तो मनीष तिवारी जी भी खड़े हो जाते थे। तो कई बार चीजें होती है कि जितना सीनियर लीडर बोले, आप देखिए कि कभी सत्ता में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर जी अगर अचानक वो सीट पे खड़े होते तो सारा सदन सुनता था उनको। तो लोग कहते थे कि भाई ये संसदीय परंपरा है कि सीनियर खड़ा हो गया, पहली बेंच के लाइन के लोग अगर खड़े हुए हैं तो बाकी जो नए सांसद हैं या कम अनुभवी हैं वो सुने, उनको सीखें। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। आप देखिए, प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं उन पर संयम खो रहे हैं सारे लोग, आप सदन की कार्रवाई उठाई, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उस पर अगर कोई सामने से उठ रहा, ठीक उनके पीछे के जो जूनियर सांसद वो भी बोलने लगते हैं कि उनको ये बताना है कि हम भी आपके समर्थन में खड़े हैं। उनको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि सदन हो या सड़क हो, पक्ष विपक्ष एक तरह से पूरे समाज का आईना है। कुछ परसेंट वोट मान लिया कांग्रेस के पास है, कुछ सपा के पास है, कुछ बीजेपी के पास है। ओवरऑल जितने वोटर हैं पार्टियों में बटे हुए हैं। अगर आप अपने नैतिक मूल्य गिराएंगे, आप एग्रेसिव होंगे, तो उसी तरीके से नीचे कार्यकर्ता एग्रेसिव हो जाएगा और फिर भाईचारा बिगड़ जाएगा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुद्दों पर लड़िए,
जैसे अब किसी विकास की योजना की बात आई, अगर समीर सिंह जी कह रहे हैं कि भाई ये सड़क बना इसमें भ्रष्टाचार, तो उसकी सफाई बीजेपी दे, कांग्रेस दे या सपा दे। अगर कांग्रेस कुछ आरोप लगा रही है कि हमारे समय में 2G हुआ या हमारे समय में कॉमनवेल्थ हुआ, उसके इशू पर आप बात करिए, लेकिन सवाल सिर्फ होना चाहिए नीतिगत, दोनों लोगों को संयम के साथ नीतिगत मुद्दे पे बात करिए। हाँ, थोड़ा बहुत चकल्लस चुनावी मौसम है तो उसके बिना तो चुनाव अधूरा, रंग ही अधूरा है, थोड़ा चले। लेकिन जो मैंने पहली बार कहा कि होली का रंग लगाइए, लेकिन इतना भी ऐसा रंग ना लगा दीजिए कि चरमूरों की शिकायत हो जाए, बस इतना बचना। लाइट आप दो, हमारे पास बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, मैं आपको ही मौका दूंगा मैडम। पहले जरा IP सिंह जी को और समीर सिंह जी को स्क्रीन पे लाया जाए। मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं कि मैं 30-30 सेकंड दे रहा हूं, अनइंटरप्टेड दे रहा हूं, और भाषा की मर्यादा रखिएगा। बहुत लाखों लोग आपको लाइव सुन रहे हैं, तो अपना पक्ष आप 30-30 सेकंड में प्रस्तुत करिएगा। दोनों को मैं समय दे रहा हूँ। मैडम आपको भी टाइम दूंगा, अरुण आपके लिए भी समय है मेरे पास। IP सिंह जी 30 सेकंड आपके पास, बोलिए सर, गो अहेड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट उत्तराखंड के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश का विभाजन हो चुका है। कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए और उत्तर प्रदेश छोड़कर उत्तराखंड जाइए। वैसे भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपको देखना नहीं चाहते। और रही 6000 करोड़ की जो एक्सप्रेसवे आपने 4 लेन का बनाया है, पीच रोड बनाई है, वो 6000 करोड़ की जांच के लिए ईडी CBI को लिखिए। उत्तर प्रदेश और देश जानना चाहता है कि क्या आपने सोने की टाइम ओवर सर, धन्यवाद सर, और ठेकेदार ने जहाज, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। 30 सेकंड पूरे सर, धन्यवाद सर, ऐसे गंभीर, थैंक यू सर, थैंक यू। ऑलराइट, 30 सेकंड, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, जो IP सिंह की भाषा है यही असंसदीय भाषा है, यही अमर्यादित भाषा है। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, अखिलेश यादव के क्लोन है। जो इस प्रकार की ये भाषा एक सन्यासी के प्रति बोल रहे हैं। वो 5 बार के सांसद हैं, दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इनसे ज्यादा ज्ञानी है, इनसे ज्यादा जानकारी है। और ये बता रहे इनको संसदीय परंपरा और धर्म का भी ज्ञान नहीं है। इनको तो हमको लगता है कि धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। धर्म का भी ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है धर्म का। तुम्हें पता ही नहीं है कि जब वो सन्यासी हो गए, वो मठाधीश हो गए, तो वो कहाँ के हुए? ओके मैडम, 20 सेकंड। पता ही नहीं। दोनों लोग को शांत करिए। मैडम आप बोलिए, 20 सेकंड। मैडम 20 सेकंड। देखिए, मैं यहाँ पर बात करूंगी महिला सुरक्षा की। जिस तरह से महिला सुरक्षा की बातें की गई, जैसे यमराज अगले मोड़ पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ दिखा। महिलाएं आज भी पीड़ित हैं, आज भी लगातार बलात्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र नजर आता है कि जब वो किसी दलित के ऊपर जो कार्रवाई करते हैं और किसी OBC के ऊपर जो कार्रवाई करते हैं, वो अपनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर नहीं कर पाते। हकीकत ये है कि दोहरा चरित्र है। और जितने भी वादे मुख्यमंत्री जी ने, चाहे रोड के गड्ढे भरने के वादे किए हो, चाहे रोजगार के जो वादे किए हो, चाहे महिला सुरक्षा के वादे किए हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के जो वादे किए, वो सब पर फेल है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए अरुण जी, 20 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिए। ना IP सिंह जी बीच एकदम अलाउ नहीं है सर, पहले एकदम नहीं सर, सिर्फ जिसका नाम है वही बोलेगा। प्रतियां लेकर के घूम रहे थे पूरे देश भर में, आवाज डाउन करिए कि मैं संविधान की रक्षा करने आया हूँ, आरक्षण बचाने आया हूँ। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता जाकर के अमेरिका में आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस पे और कांग्रेस के साथ रहने वाले सभी दल के लोग कोई बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज मैडम, धन्यवाद। डिबेट ओवर सर, आपके साथ आपको किसी और दिन चांस देंगे सर। कोई जरूरत नहीं है, जाकी रही भावना जैसी देखी तीन तैसी। थोड़ा ठीक नहीं लगा। नहीं, आपने कहा ही ना कि आगे क्या होने वाला, उसका रूप एक दिख गया है। बहुत धन्यवाद, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और मन में किसी प्रकार का कोई एक दूसरे के लिए क्लेश न रखें, अच्छी माहौल में डिबेट करें और शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए। हमारे दोनों नेता आदरणीय, दोनों बड़े नेता। बहुत शुक्रिया बहन भाइयों आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।